हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2016 के बारे में देखेंगे, जो कि राज्यसभा ने 10 मार्च को पास किया था। 10 मार्च 2016 को। देखिए, इस वीडियो में मैंने क्या किया कि जितने भी द हिंदू के एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स आए हैं, 5-6 आर्टिकल्स थे 2015 से लेके अभी तक के, उन सबको इसमें, उनके जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उन सबको इसमें एकोमोडेट कर लिया है। मेन मेन पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे। देखिए, इस बिल का अब नाम रख दिया गया है, ये देखिए, रियल इस्टेट जो बिल है वो 2011 से इसके बारे में बोला जा रहा है, तो अब जाके अभी ये राज्यसभा ने पास किया है इसको, इसलिए इसको 2016 बिल है इस समय, रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 16। अब इससे क्या होगा कि एक सबसे पहले तो एक रेगुलेटर बन जाएगा रियल इस्टेट सेक्टर में। उससे जो भी होम बायर्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा, और एक इफेक्टिव रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी हो जाएगी इस सेक्टर में, जिससे कि इस सेक्टर को एक इफेक्टिव कंट्रोल मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इस सेक्टर, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। और इसमें इस रेगुलेटरी अथॉरिटी आ जाएगी, अपलेट अथॉरिटी आ जाएगी, उससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, और जो इफ़िशियंसी है वो एग्जीक्यूशन ऑफ जो रियल इस्टेट प्रोजेक्ट है उसमें बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है उनका कॉन्फिडेंस रिन्यू होगा, और जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो वो टाइमली कंप्लीट होंगे, और नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। और एक और इसमें मुद्दा ये है कि कॉमर्शियल जो रियल इस्टेट है उसको भी इस बिल के एम्बिट में लाया गया है, और जो प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट हैं उनको भी इस अथॉरिटी के थ्रू रजिस्टर करना पड़ेगा। अब इसके मेन मेन प्रोविजंस देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ये रियल इस्टेट बिल है ये एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देगा रियल इस्टेट सेक्टर को, और एक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएगा स्टेट लेवल पे। और वो क्या करेगी, वो एक कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन जो जो रियल इस्टेट बायर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, जितने भी मतलब स्टेक होल्डर्स होते हैं, उन सबको कंट्रोल करेगी वो। अभी तक देखिए, जो भी जो होम बायर्स होते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं जब वो बिल्डर से डील करते हैं रियल इस्टेट के लिए। पहली बात तो डिले होता रहता है कई सालों तक, फिर कॉस्ट बढ़ाते रहते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है, बिना बताए वो लोग कॉस्ट बढ़ा देते हैं। फिर और भी कुछ, जैसे जो भी प्लान होता है उसमें कुछ भी आर्बिट्रेरीली बिना कंसल्ट किए बाहर से चेंज कर देते हैं। लेकिन इसी इन्हीं सब प्रॉब्लम को देखते हुए ये बिल लाया गया है। और इस बिल में इसीलिए ये जितनी भी ऐसी जो ये प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि डेवलपर की साइड से, उन सबको एक उन सबको रोका जाएगा रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, जो कि स्टेट के लेवल पे होगी। और इसमें ये जो अथॉरिटी होगी रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये एक्चुअली जितना भी रिकॉर्ड्स हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रमोटर से रिलेटेड, एजेंट से रिलेटेड, और भी जो वायलेटर्स होते हैं उन सब का डेटा रखेगी। तो ये अथॉरिटी के पास सब कुछ डेटा होगा, वो टाइम टू टाइम जो बायर्स हैं वो भी देख सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन ये बायर को अवेलेबल करा दी जाएगी। और कुछ मतलब स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होंगी जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं रियल इस्टेट के, उन पे भी। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी बायर को, तो उनके लिए आसानी रहेगी चेक करना कि किस जो डेवलपर का हिस्ट्री अच्छी है, और किस डेवलपर ने अच्छे से जो प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट किया है, किसने सिर्फ धांधलीबाजी की है। तो ये सब एक तरह से ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी जो डेवलपर्स होते हैं। और देखिए, कुछ मेन प्रोविजंस हैं, जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले किसी भी रियल इस्टेट डेवलपर को सब डिटेल देनी पड़ेंगी, जैसे लेआउट प्लानिंग क्या है, क्या क्या अप्रूवल्स चाहिए, कौन कौन से प्रमोटर्स हैं, उनके नाम, उनके उनके उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन से हैं, किस क्या टाइम फ्रेम होगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, और उनको एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी, और ये सब जितनी भी डिटेल्स हैं ये सब उस वेबसाइट में दिखानी पड़ेगी। और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को जो रियल इस्टेट अथॉरिटी है उससे रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। और कोई भी अप्रूवल तभी ऑब्टेन्ड होगा, मतलब जब पूरे अप्रूवल्स हो जाएंगे तभी उस प्रोजेक्ट की, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट होगी। और अगर उस प्लान में मान लीजिए कोई चेंज करना है डेवलपर को, तो जो भी उसमें रजिस्टर्ड जो कस्टमर है, जो होम बायर्स हैं, 2/3 लोगों से उसमें सहमति लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा।
अगर 100 लोग हैं तो उसमें 2/3 कम से कम, अगर 150 लोग हैं तो उसमें कम से कम 100 लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। मतलब जितने भी लोग होंगे उससे 2/3 लोगों से, 2/3 जो होम बायर्स हैं उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी कोई कोई भी प्लान, जैसे जो भी प्लान है जो कंस्ट्रक्शन का या प्रोजेक्ट का, उसमें चेंज हो सकता है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी डेवलपर जो होता है, जैसे कई बार ये केसेस आते हैं कि वो लोग पैसे लेते हैं रियल एस्टेट डेवलप करने के लिए या फिर अपार्टमेंट डेवलप करने के लिए, लेकिन वो पैसे लगा किसी दूसरे सेक्टर में देते हैं, स्टॉक मार्केट में लगा देते हैं या किसी फाइनेंशियल सेक्टर में लगा देते हैं। तो अब इसीलिए इसी को रोकने के लिए ये एक प्रोविज़न किया गया कि जो डेवलपर्स होंगे उनको पहले, देखिए जो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटी थी उसने तो सिलेक्ट किया था कि जितना भी अमाउंट होगा उसका 50% एक अलग अकाउंट में जो डेवलपर है उनको रखना पड़ेगा। लेकिन जो बिल पास हुआ है उसमें ये है कि डेवलपर्स को जितना भी अमाउंट कलेक्ट हुआ है उसका 70%, जितना भी फंड्स कलेक्ट हुआ है बायर से उनका 70% एक सेपरेट अकाउंट में रखा जाएगा, और उससे सिर्फ जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है उन सब के लिए, उन सब के खर्चों के लिए उससे पैसे निकाले जाएंगे। और जो भी कंप्लेंट्स होंगी अगर वायलेशन की, तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी से ली जाए में करी जाएगी, और उसके ऊपर एक एपेलेट ट्राइब्यूनल है। देखिए अभी तक की वो जो थी ऑप्शन क्या था कि अगर अगर कस्टमर को कोई चीटिंग हुई है या फिर उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है तो वो डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट में जाते थे। तो अब कंज्यूमर कोर्ट तो रहेगा ही, लेकिन उसके अलावा एक जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गई उस पे भी जा सकता है। वो उसी सेक्टर की होगी तो वो पर्टिकुलरली उसको ज़्यादा फोकस कर पाएगी, और उसकी उस पे भी बात नहीं बनी तो अपीलेट ट्राइब्यूनल पे जा सकता है जो भी कंज्यूमर है या बायर है। पनिशमेंट में कभी कई सारे प्रोविजन किए गए हैं डेवलपर्स के लिए। अगर 5 से 10% का प्रोजेक्ट कॉस्ट उस पे फाइन लगा सकते हैं, या फिर पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इम्प्रिजनमेंट के भी प्रोविजंस हैं। बायर्स जो भी होंगे वो रिफंड के इंटाइटल्ड होंगे, कंपनसेशन मिलेगा उनको अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया गया है डेवलपर्स के द्वारा। क्वालिटी डिफेक्ट जो भी होंगे वो डेवलपर के खाते में जाएंगे, उनको राइट करने पड़ेंगे। और देखिए इस जो रियल इस्टेट जो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल है इसमें एक और प्रोविज़न है कि ये सिर्फ डेवलपर को रजिस्टर नहीं करना होगा, जो रियल इस्टेट एजेंट हैं और जो कमर्शियल डेवलपमेंट है उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा इस बिल में। और वो मैंने बता दिया कि सब डिटेल देनी पड़ेगी कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले अथॉरिटी को, जिससे कि जो भी डिटेल है वो बायर्स के साथ शेयर किया जा सके। नॉर्म्स क्या होंगे रजिस्ट्रेशन के? देखिए पहले बोला जा रहा था कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर जो भी उससे या उससे ऊपर होगा उस प्रोजेक्ट को, उस प्लॉट के प्रोजेक्ट को रजिस्टर किया जाएगा। लेकिन जो बिल पास हुआ है उसमें ये है कि जो भी प्लॉट का एरिया 500 स्क्वायर मीटर होगा या फिर जिसमें 8 अपार्टमेंट होंगे, इस ये मिनिमम कंडीशन है। इससे या इससे ज़्यादा जितने भी जो प्रोजेक्ट होंगे उन सब का रजिस्ट्रेशन होगा। और डिले, अगर देखिए इसमें जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई है, तो इसीलिए अगर किसी भी तरफ से डिले हुआ, या तो डेवलपर की तरफ से या कंज्यूमर होम बायर्स या किस कोई भी अगर डिले करेगा तो उसको उस पे पेनल्टी लगेगी। सेम इंटरेस्ट कॉस्ट जो रेट है वो लगेगा सब पे। अगर मान लीजिए कि जो कंज्यूमर उसने पैसे टाइम पे नहीं दिए तो उस पे भी पेनल्टी लगेगी, और इंटरेस्ट रेट सब पे सेम रहेगा। स्ट्रक्चरल डिफेक्ट को जो ठीक करने की जो लायबिलिटी वो डेवलपर्स पे रहेगी, और वो प्लान चेंज नहीं कर सकते हैं विदाउट कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ द अलॉटीज, मैंने बता दिया अभी। एक और प्रोविज़न है कि इसमें जो ये बिल है 2016 का, उसमें इंश्योरेंस के लिए प्रोविज़न किए गए हैं, इंश्योरेंस ऑफ द लैंड टाइटल, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए प्रोविज़न किए गए हैं। वो उससे कंज्यूमर भी बेनिफिट होगा और डेवलपर भी बेनिफिट होगा। और इम्प्रिजनमेंट के लिए है 3 साल के लिए डेवलपर के लिए है अगर कोई चीटिंग हुई, और 1 साल तक इसमें जो रियल इस्टेट एजेंट और कंज्यूमर, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबके बेनिफिट के लिए और सबको इन्वॉल्व करने के लिए, और किसी भी तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट ना हो, किसी भी तरफ से जो भी मतलब जो प्रोजेक्ट्स में जो भी मेंशंस चीज़ें थी वो सब होनी चाहिए। तो किसी भी तरफ से कोई भी गलती होगी तो पनिशमेंट सबको मिलेगा। तो इसीलिए जैसे इम्प्रिजनमेंट है, जो जेल का टर्म है डेवलपर्स को तो मिलेगा ही 3 साल का, लेकिन अगर रियल इस्टेट एजेंट और कंज्यूमर की तरफ से
कुछ ऐसे कुछ अगर रियल एस्टेट एजेंट और कंज्यूमर की तरफ से भी कोई चीटिंग या फ्रॉड हुआ तो उनको भी प्रेजेंट किया जाएगा। कोई भी अगर वॉल्यूशन हुआ जो ट्रिब्यूनल्स हैं और जो रियल रेगुलेटरी अथॉरिटी रूलिंग्स की वजह से किसी ने भी अगर वॉल्यूशन किया, इस किसी भी स्टेक होल्डर ने, तीन स्टेक होल्डर होते हैं रियल एस्टेट में। एक होता है डेवलपर जो अपार्टमेंट्स के लिए प्रोजेक्ट बनाता है, बेचता है। फिर होम बायर होगा जो खरीदेगा। फिर एजेंट होंगे जो इन दोनों को मिलाते हैं, जो मिडिल मैन होते हैं। तीनों में से किसी ने भी अगर जो किसी भी ट्राइब्यूनल और अथॉरिटी रूलिंग का वायोलेशन किया तो पनिशमेंट सबको मिलेगा। इम्पॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए? इंडिया में देखिए हाउसिंग शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, बहुत कम लोगों के पास घर है। और जो लेटेस्ट अभी ट्रेंड आया है कि रियल एस्टेट जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा उनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है। और भी कई सारी प्रैक्टिसेस होती रहती हैं कि चीटिंग के केसेस, फ्रॉड के केसेस, करप्शन के केसेस, ब्लैक मनी के इश्यूज, तो उन सब को इसमें जो रियल एस्टेट बिल है वो सब इसको कंसर्न कर, जो भी जितने भी कंसर्न थे सबको ठीक कर देगा। और इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म आएगी, जिससे कि जो बायर्स है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा। जो इन्वेस्टर है वो भी देखेंगे कि एक पूरा जो सिस्टम है वो पूरा मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, उससे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जॉब्स बढ़ जाएंगी। और ये अगर ये सब बढ़ेगा तो जो कॉस्ट है वो भी मॉडरेट हो सकती है और हाउसिंग जो अफोर्डेबल हो जाएगी। और देखिए जो एनडीए गवर्नमेंट के भी लेटेस्ट एक जो विज़न है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, तो वो ये जो रियल एस्टेट बिल है उस डायरेक्शन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर अभी तक जैसे अब जो बायर्स हैं उनको उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? अभी तक जो भी जैसे ईएमआई जाती है जब भी आप कोई अपार्टमेंट बुक करते हो, तो उसमें अगर कोई डिले हो गया या फिर कोई चेंजेस हो गया, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट हो गया या कोई भी किसी भी तरह की चीटिंग या फ्रॉड हो गया अगर डेवलपर के द्वारा, तो आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में वो जो भी है रिक्वेस्ट लेके जानी पड़ती है कंज्यूमर कोर्ट में। लेकिन अब एक एक स्पेशलाइज्ड रियल एस्टेट रेगुलेटर है, तो उससे ये केसेस होंगे और जो इनका रिटेस्ट होगा वो स्पीड अप हो जाएगा। ये एक आर्टिकल था, ये भी द हिंदू का है कि एज अ हाउस बायर 7 थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट रियल एस्टेट बिल। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा सभी प्रोजेक्ट का रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, सभी स्टेट में ये वो बनेगी। तो उसमें कुछ प्रोविज़न डाइल्यूट भी कर सकते हैं, मतलब एक सेंट्रल लॉ बना देगी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा जो स्टेट है वो अपने हिसाब से कुछ प्रोविजंस डाइल्यूट कर सकते हैं। फिर रियल एस्टेट जो एजेंट है उनको भी रजिस्टर करना पड़ेगा। दूसरा प्रोविज़न है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो सब डिस्क्लोज करनी पड़ेगी बायर्स को, और अपनी जो डेवलपर है उनको अपनी साइट पे सब इंफॉर्मेशन शो करनी पड़ेगी, जिससे बायर्स को सब कुछ पता हो और ट्रांसपेरेंसी बढ़े। जो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर और बायर का वो उसको इन्फोर्स कराएगा ये बिल, और एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म बना देगा जिससे कि डिस्प्यूट सेटलमेंट हो सके। 70% जो बायर्स का इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो भी डेवलपर के पास फंड कलेक्ट होंगे उसको एक अकाउंट में डिपॉजिट कर देंगे और वो केवल यूज़ होगा कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। एक डेवलपर ये जो भी ये बिल है ये डेवलपर को मतलब फ्रिक्वेंटली आर्बिट्रेरली प्लान चेंज करने से रोकेगा, और अगर उसको प्लान चेंज करना है तो 2/3 जो अलॉटीज है उनसे कंसेंट लेना पड़ेगा। फिर अगर कोई स्ट्रक्चरल डिफॉल्ट आ गया तो उसके लिए जो डेवलपर है वो जिम्मेदार होगा। और अगर ये जो और भी कोई डिले होता है ट्रांसफरिंग जो मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में बायर को, तो अपीलेट ट्राइब्यूनल इंटरवीन करेगी और ये जो भी कंज्यूमर है वो भी उसको अप्रोच कर सकता है। इस बिल में मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं सबके कंसर्न्स एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी कुछ कंसर्न अभी भी हैं कि जैसे जो डेवलपर होता है उसको कई जगह से क्लियरेंस लेना पड़ता है, 16-17 जगह से। तो एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात हो रही थी कि जिससे कि जो भी प्रोजेक्ट है वो फास्ट कंप्लीशन हो उसका, और जल्दी जल्दी ये जो भी प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो सके। तो इसमें कहीं भी सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात नहीं की गई है।
और जो लोकल बॉडीज या अथॉरिटीज या बैंक या कॉन्ट्रैक्टर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया गया है इसमें। और दूसरी बात ये कि इसमें एक प्रोविजन है कि जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको भी इस बिल के थ्रू लाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये, क्योंकि अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं अगर उनको भी लाएंगे तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। तो ये कुछ प्रोविजंस थे रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2016 के। द हिंदू के 5-6 आर्टिकल थे, सबका ये एक कुल मिला के समरी है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।